हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनपद उद्वंश एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है पेपर 2 का। इससे पहले हम कंप्लीट पेपर 2 को पढ़ चुके हैं एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एपिडेमियोलॉजी के साथ। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। एपिडेमियोलॉजी किसकी स्टडी है? आपके हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स की। मीन्स ये स्टडी है आपके बेसिकली डिजीज की। पॉपुलेशन के अंदर कितनी डिजीज हो रही है, कितने लोग इंजर हो रही है, कितने लोगों में डिसेबिलिटी है, कितने लोगों की डेथ हो रही है। सो उसी का ये डिस्ट्रीब्यूशन बताती है एंड उसी को डिटरमाइन करती है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी इज टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? कंट्रोल करना जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डिजीजेस हैं, उनको कंट्रोल करना। सो एपिडेमियोलॉजी हमें क्या बताती है कि किसको डिजीज हो रही है, कहाँ पे डिजीज अकर हो रही है, कब हो रही है और क्यों हो रही है। कब, कहाँ, क्यों का सारे आंसर कौन देती है? एपिडेमियोलॉजी। ओके, सो इसे हम कैसे लर्न करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, डिटर्मिनेशन बताती है, पॉपुलेशन की स्टडी होती है और डिजीज कंट्रोल करने के एप्लीकेशंस भी एपिडेमियोलॉजी बताती है। उसके बाद में हमारे पास आता है डिजीज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड से तो आप काफी ज्यादा फैमिलियर है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज को हाउ मेनी टाइम्स, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हाउ मेनी टाइम्स मीन्स ये बताता है कि डिजीज कितनी बार हो रही है। मेजर्स हाउ ऑफन डिजीज अकर्स इन अ पॉपुलेशन। ऑफन का मतलब कितनी बार डिजीज हो रही है। सो इसके अंदर हमारे पास चार चीजें आती है। एक आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? न्यू केसेस। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? न्यू केसेस। प्रिविलेंस। प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है? न्यू प्लस ओल्ड केसेस। And mortality is the death and morbidity is the illness. Okay, next we have distribution of disease. अब डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन चीजों के अकॉर्डिंग होता है। एक होता है टाइम के अकॉर्डिंग, एक होता है प्लेस के अकॉर्डिंग, एक होता है पर्सन के अकॉर्डिंग। अब देखो, कोई डिजीज होती है कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ सीजनल डिजीज होती है, जैसे कोई कफ है, कोल्ड है, तो वो सीजनल डिजीज है। ओके, ईयरली ट्रेंड्स मीन्स कुछ ईयरली ट्रेंड्स होते हैं कि पर्टिकुलर ईयर के अंदर कोई डिजीज अकर करती है। ओके, प्लीज मतलब कोई विलेज से रिलेटेड है कोई डिजीज, सिटी से रिलेटेड है, कुछ कंट्री से रिलेटेड है। पर्सन, पर्टिकुलर एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी। अब हम इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी क्यों बोला? क्योंकि ये हमें डिस्क्राइब करता है डिजीज को किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग एंड पर्सन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। अब डिजीज को डिटरमाइन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या कोजेज होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं जो डिजीज को डिटरमाइन करते हैं। ओके, एक होता है आपका एज, सेक्स, स्मोकिंग, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल एंड द इन्फेक्शन। स्टडीड अंडर एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी। ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। अब डिटर्मिनेंट्स का आपने क्या करना है? एनालिसिस करना है। मीन्स आपने एनालिसिस करना है कि किस वजह से, क्या कोज है डिजीज के होने का। सो उसके अंदर क्या आता है? आप पर्टिकुलर एज बोल सकते हो, सेक्स बोल सकते हैं, एनवायरमेंट बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ एपिडेमोलॉजी। अब एपिडेमोलॉजी का यूज कहाँ होता है? इट आइडेंटिफाइज कोज ऑफ डिजीज। मीन्स ये क्या करता है? जो डिजीज का कारण है, जो कोज है, उसे आइडेंटिफाई करता है, उसे पहचानता है। अब कोज पहचान लिया, एक स्टोरी की तरह हम इसे लर्न करते हैं। अगर कोज को पहचान लिया है, सो मेजर्स डिजीज फ्रीक्वेंसी। फिर ये क्या करता है? मेजर करता है कि ये डिजीज कितनी ऑफन, मतलब कितनी बार बार हो रही है। फिर आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मीन्स या फिर बोले तो उसके कॉजेटिव एजेंट्स को आइडेंटिफाई करता है कि इसका कोज क्या है, डिजीज होने का कारण क्या है। कम्युनिटी डायग्नोसिस, और फिर क्या करता है? उसका डायग्नोसिस करता है। स्टडी डिजीज ट्रेंड्स, और डिजीज ट्रेंड्स मीन्स ऐसा स्टडी करता है, जैसे एक गांव है, उस गांव के अंदर ये डिजीज पिछले 5 सालों में कितनी बार हुई है, क्यों हुई है,
और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लान हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड भी प्लानिंग करता है। इवेलुएट हेल्थ प्रोग्राम्स, जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उन्हें उनका इवेल्युएशन करना, मीन्स कौन सा लागू करना है, कौन सा लागू नहीं करना है। असेस न्यू ट्रीटमेंट मेथड्स, जो भी नए ट्रीटमेंट के मेथड है, कोई टेस्ट हैं, कोई डायग्नोसिस है, उनका असेस करना। एंड फिल गैप्स इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। और जितना भी अ, जो डिजीज की हिस्ट्री था वो कहीं पे कुछ मिसिंग है या फिर पता नहीं चल रहा कब हुई थी कब नहीं हुई थी, उसको फुलफिल करने का ट्राई करता है। उसके बाद में हमारे पास आता है एपिडेमोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। अब एपिडेमियोलॉजी हमने क्या देखा, ये पॉपुलेशन की स्टडी होती है जो कि बताती है कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका डिटर्मिनेशन कैसा है। लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन की अगर आप बात करेंगे ना तो ये इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है, क्लिनिकल। ओके, सो स्टडीज इंडिविजुअल पेशेंट। अब एपिडेमियोलॉजी, अब आपको पता है डेमोग्राफी क्या होता है, पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है, तो वहीं से वर्ड आया है डेमो। तो ये पॉपुलेशन के लिए बना है और क्लिनिकल किसके लिए बना है, इंडिविजुअल के लिए। ओके, अब एपिडेमियोलॉजी करता है, ये प्रिवेंशन पे फोकस करता है। अब आप क्लिनिक पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा, आपका डायग्नोसिस भी होगा और आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा। सो ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस करता है। इसकी कम्युनिटी की अप्रोच है, मीन्स कम्युनिटी पे, मीन्स बहुत सारे लोगों पे। अब पॉपुलेशन पे स्टडी है तो मीन्स अप्रोच भी कैसी रहेगी, पॉपुलेशन वाइज अप्रोच रहेगी। लेकिन यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल अप्रोच रहती है। डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है और ये पेशेंट मैनेजमेंट पे काम करता है। उसके बाद में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। फर्स्ट वी हैव इन्फेक्शन, एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। मीन्स जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होती है, वो एंटर करता है, वहां पे मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, इन्फेक्शन। कंटैमिनेशन, कंटैमिनेशन क्या होता है, हम कभी कभी बोल देते हैं ये ऑब्जेक्ट तो कंटैमिनेटेड है, मीन्स उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, of microorganisms, presence of microorganisms on body surface of the object। ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो कंटामिनेशन है। इन्फेस्टेशन, इनका मतलब होता है अंदर जाना, मीन्स पैरासाइट बॉडी के सरफेस के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स ऑन बॉडी सरफेस, ये अब ये इन्फेस्टेशन। सो पैरासाइट है, पैरासाइट तो इन्वेट भी कर सकता है। ओके, होस्ट, होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर इन्फेक्शियस एजेंट रहता है, मीन्स जिसके ऊपर वो वेक्टर लार्वा जो भी है वो ग्रो कर रहा है, जो रह रहा है, वो क्या होता है, होस्ट होता है। डेफिनेटिव होस्ट मीन्स जहां पे वो अपनी सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेंड करता है, वो कौन होता है, उसका डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट मीन्स होस्ट इन विच लार्वल स्टेज। अब डेफिनेटिव मतलब डेफिनेटली जिसके ऊपर वो ग्रो करेगा, मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करेगा, वो डेफिनेटिव होस्ट हो गया। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, जहाँ पे लार्वल स्टेज डेवलप करती है, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट। रिजर्वोयर क्या होता है, नेचुरल हैबिटाट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, मीन्स जो नेचुरली जहाँ पे वो रह रहे हैं वो क्या होता है, रिजर्वोयर होता है। जैसे कोई गंदा पानी है, कोई गंदे पानी का तालाब है, एरिया है, सो वहाँ पे मच्छर मक्खी रह रहे हैं, तो वो क्या है, मच्छर मच्छर और मक्खियों का रिजर्वोयर। अब एक आता है हमारे पास कैरियर। कैरियर क्या होता है, पर्सन हु कैरीज पैथोजेंस विदाउट सिम्टम। कैरियर क्या होता है, ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसमें आपको सिम्टम नहीं पता चलते। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि डेंगू का पेशेंट है लेकिन फिर भी वो डेंगू डिजीज को कैरी कर रहा है, तो वो क्या होता है, कैरियर होता है। उसके बाद में क्या होता है, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स डिजीज, मीन्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करता है। अब समझते हो आप, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है टाइप ऑफ डिजीज। अब ये टाइप ऑफ डिजीज आपसे वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। सो टाइप ऑफ डिजीज के अंदर क्या आती है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एनिमल में फैलती है, वो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे टीबी हो गया, मिजल्स हो गया। कंटेजियस, स्प्रेड बाय द कॉन्टेक्ट। कंटेजियस से याद रखना, कॉन्टेक्ट से फैलती है, लाइक चिकन पॉक्स। नॉन कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे से फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। जूनोटिक, जू वर्ड जो आता है वो एनिमल्स के लिए आता है, जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, दैट इज द रेबीज। एंड नोस्को नोस्कोमियल इन्फेक्शन। नोसो नोस्कोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर रह के आपको जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक क्या होते हैं, जो आपका
वीक इम्यूनिटी वाला पर्सन है, उसके अंदर जो आपको इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक अकर्स इन इम्यूनो कंप्राइज्ड पर्सन, लाइक इसका एग्जांपल है कैंडियासिस इन एचआईवी। नेक्स्ट वी हैव अकरेंस ऑफ डिजीज। अब अकरेंस ऑफ डिजीज के अंदर हमारे पास पहला आता है स्पोरोडिक। स्पोरोडिक के अंदर अकर्स ओकेजनली, ये ओकेजनली अगर करती है। एंडेमिक, अकरेंस ऑफ डिजीज के बेसिस पे सबसे पहला हमारा है स्पोरोडिक, जो डिजीज ओकेजनली अकर करे, मीन्स ओकेजन पे, लाइक मतलब पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो वो क्या होता है स्पोरोडिक। एंडेमिक, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन एरिया। एंडेमिक, जो पर्टिकुलर एरिया में हमेशा मेंटेन रहती है, वो क्या होती है एंडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन केस, इन सडन इंक्रीज ऑफ डिजीज केसेस इन ए कम्युनिटी। मीन्स एंडेमिक क्या होता है, सडन इंक्रीज होता है डिजीज केसेस का। पेंडेमिक, जैसे कोरोना था वो क्या था, पेंडेमिक था। मीन्स देखो, एंडेमिक जो पर्टिकुलर एरिया में रहती है, एपिडेमिक जो कम्युनिटी में रहती है, और पेंडेमिक जो कि वर्ल्ड वाइड, मतलब ओवर कॉन्टिनेंट्स, मैनी कंट्रीज के अंदर जो स्प्रेड होती है, लाइक कोविड-19। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। अभी डिजीज कैसे अकर करती है? डिजीज अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ, तीन चीजों का इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से डिजीज होती है। एक होता है आपका एजेंट, एक होता है होस्ट, और एक होता है एनवायरमेंट। अब एजेंट से एनवायरमेंट में जाएगी, अब एनवायरमेंट में कैसे जा सकती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कुछ भी हो सकता है। एनवायरनमेंट से होस्ट ने एक्वायर करी, और होस्ट से एजेंट में गई। सो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है। ये ट्राइंगल आपने लर्न करना है। ये ट्राइंगल के टॉप पे होता है एजेंट, फिर हमारे पास आता है एजेंट के साथ लाई करने वाला होस्ट, फिर आता है एनवायरनमेंट। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री मीन्स प्री पैथोजेनेसिस फेज होता है, एक होता है पैथोजेनेसिस फेज। नेचुरल हिस्ट्री के अंदर आप प्री पैथोजेनेसिस फेज। अब प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या होता है, प्री मतलब कि पहले, पैथोजेनेसिस मतलब आपकी जो डिजीज स्टार्ट हुई है उससे पहले, मीन्स बिफोर डिजीज स्टार्ट, ये फेज है। इसके अंदर क्या होता है कि होस्ट के अंदर, एजेंट के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। मीन्स ये एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। एक होता है पैथोजेनेसिस, मीन्स जब डिजीज अकर हो चुकी है, डिजीज डेवलप्स आफ्टर एजेंट एंटर्स होस्ट, मीन्स जब वो एजेंट होस्ट के अंदर गया, सो उसके बाद में क्या हुआ कि डिजीज स्टार्ट हो चुकी। इसके अंदर एक आता है इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, फिर आता है रिकवरी, डिसेबिलिटी या फिर डेथ। सो लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फर्स्ट वी हैव द प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर्स, डिजीज होने से पहले का जो प्रिवेंशन है। लाइक डिजीज, आपने देखा कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेंगू फैल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका जो जहाँ से भी मस्क्यूटो का ब्रीड हो रहा है, उस एरिया को साफ करेंगे। सो और आप कुछ मेजर्स लेंगे, लाइक ऑल आउट का यूज करेंगे, ओडोमॉस का यूज करेंगे। वो क्या है आपके डिजीज होने से पहले के प्रिवेंशंस। इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। और टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैब, मीन्स दोबारा से उसको वापस उसी दिनचर्या में लाया जाता है टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर। अब मोड ऑफ इंटरवेनेशन, सो मोड ऑफ इंटरवेन, अब कोई भी होस्ट है, कोई भी डिजीज है, वो कैसे होती है। फर्स्ट होता है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सेफ वाटर, सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल। फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, आप इम्यूनाइजेशन यूज कर सकते हैं, वाइटामिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कोई भी हजार्डस डिजीज है, ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर सेफ वाटर और फूड का आप यूज कर सकते हो। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कैसे होता है, स्क्रीनिंग करा सकते हो, अर्ली ट्रीटमेंट्स लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करा सकते हो। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंट परमानेंट डिसेबिलिटी एंड रिहैब मीन्स फिजिकल रिहैब, सोशल रिहैब एंड वोकेब रिहैब। नेक्स्ट वी हैव इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस।
हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इंसिडेंस क्या होता है एंड प्रिवलेंस क्या होता है। इंसिडेंस आपके जितने भी नए केसेस हैं जो पॉपुलेशन के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो होते हैं इंसिडेंस। और प्रिवलेंस क्या होते हैं, जो एग्जिस्टिंग केस है, जो नए और पुराने केसेस आपको पर्टिकुलर टाइम में देखने को मिलते हैं, वो होते हैं प्रिवलेंस। अब इंसिडेंस क्या होता है, मेजर्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज। मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपके रिस्क हैं डिजीज को लेके, वो सारे इसमें मेजर किए जाते हैं कि नए केसेस आ गए, सो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन से डिजीज है और क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या नहीं है। अब मेजर्स द बर्डन ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी। मीन्स वो डिजीज होने के बाद में उस जो टोटल एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है, क्या प्रभाव नहीं आ रहा, वो क्या होता है, प्रिवेलेंस। उसके बाद में हमारे पास आता है डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ये इंपॉर्टेंट है। डायनामिक्स क्या होती है, देखो, किसी डिजीज का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाना ही क्या होता है, डायनेमिक्स है। सो इसके अंदर सबसे पहले आता है रिजर्वोयर या फिर सोर्स। अब हमने देखा था कि रिजर्वोयर सोर्स क्या होता है, जहां से वो जो फ्लाई है, जो मॉस्किटो है, जो ब्रीड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे रिजर्वोयर क्या हो सकता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन रिजर्वोयर हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो स्नीज करेगा या फिर वो कफिंग करेगा, सो उसकी वजह से क्या होगा कि वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया उसका, स्नीजिंग और कफिंग। उसके बाद में ससेप्टेबल होस्ट मीन्स जो हेल्दी पर्सन है, सो उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। सो रिजर्वोयर क्या हुआ, जो वो मॉस्किटो वाला ब्रीडिंग एरिया था, फिर उसके बाद में वो तो हमने उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल देख लिया, एक एग्जाम्पल से समझ लिया कि वो रिजर्वोयर एरिया है। लेकिन यहाँ पे डिजीज को ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे रिजर्वोयर कौन होगा, जो ऑलरेडी पहले से डिजीज पर्सन है। ओके, इन्फेक्टेड पर्सन रिजर्वोयर होगा, उसने स्नीजिंग या फिर कफिंग की, उसके उसकी वजह से ट्रांसमिशन हुआ डिजीज का, और वो हेल्दी पर्सन को जाके डिजीज हो गई। ओके, इफ एनी वन लिंक इज ब्रोकन डिजीज ट्रांसमिशन इज स्टॉप। अगर ये रिजर्वोयर, ये लिंक भी अगर यहाँ पे नहीं होता है, वो स्नीजिंग कफिंग नहीं करता है, सो डिजीज नहीं होती है। सो लिंक अगर ब्रोक हुआ तो डिजीज का ट्रांसमिशन भी ब्रेक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब सोर्स और रिजर्वोयर को आप ध्यान से समझो। रिजर्वोयर क्या होता है, सोर्स क्या होता है, देखो, रिजर्वोयर क्या होता है, जहाँ इन्फेक्शियस एजेंट्स नॉर्मली लिव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, रिजर्वोयर होता है। मीन्स प्लेस वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स नॉर्मली लिव, ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज। अब टाइप ऑफ रिजर्वोयर क्या हो सकता है, कोई ह्यूमन रिजर्वोयर भी हो सकता है, मतलब ह्यूमन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, एनिमल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, फिर कोई नॉन लिविंग हो सकता है लाइक सॉइल वाटर। अब एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, लाइक डायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स आपने, ये हमारे सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट क्या होता है, मतलब आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया, या फिर डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, या फिर कांटेक्ट विद सॉइल मीन्स जो कंटामिनेटेड एरिया है वहां की सॉइल के साथ में आपने कांटेक्ट किया। इनोकुलेशन थ्रू द स्किन एंड म्यूकोसा, और म्यूकोसा या स्किन की वजह से, लाइक कांटेक्ट की वजह से एक दूसरे के अंदर वो ट्रांसमिट हो गए। ट्रांस प्लेसेंटल मीन्स मदर से फीटस के अंदर जाना। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, देखो, डायरेक्ट क्या है कि जिसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट में आपने देखा कि कोई भी वेक्टर नहीं है, कोई भी इसके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मीन्स एयरबोर्न है, तो यहाँ पे एयर एक प्रकार का मोड हो गया। व्हीकल बोन है, लाइक फूड वाटर ब्लड। वेक्टर बोन है तो मली, लाइक मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गया। फोमिट्स है मीन्स कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होता है, क्या होता है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। और अनक्लीन हैंड एंड द फिंगर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरियर। अब कैरियर क्या होता है, आपने देखा कि कोई भी एक डिजीज से दूसरे डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कोई डिजीज जा रही है तो कोई कैरियर के थ्रू जाएगी। मतलब ए पर्सन हु harbors pathogen without showing symptom but can transmit disease। मीन्स ऐसा पर्सन जो इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करता है लेकिन कोई भी साइन सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलता है, और वो क्या करता है, डिजीज को फैलाता भी है। ओके, वो क्या होता है, कैरियर। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि एक पर्सन जो नॉर्मल दिख रहा है लेकिन उसकी बॉडी में पैथोजन है और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। अब टाइप क्या हो सकते हैं, इंक्यूबेटरी कैरियर मीन्स एसिम्टोमेटिक एंड कन्वल्सेंट कैरियर, हेल्दी कैरियर, टेम्परेरी कैरियर और क्रॉनिक कैरियर। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस बी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या है? सप्रेस्ड है। ए पर्सन हु लैक्स सफिशिएंट इम्यूनिटी एंड कैन गेट इजीली इन्फेक्टेड। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? उसकी इम्यूनिटी पुअर है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एज लाइक मतलब बहुत छोटा बच्चा है, फिर बहुत ओल्ड एज में है, क्रॉनिक इलनेस। उसके बाद में हमारे पास आता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन। मीन्स इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की, वो क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट, एन से याद रखना कि नेचुरल इम्यूनिटी होती है, मतलब जो आपके बचपन से प्रेजेंट है, बर्थ से प्रेजेंट है। सो ये क्या होती है? स्पीसीज इम्यूनिटी। तीन टाइप है इसके स्पीसीज, रेशियल एंड द इंडिविजुअल। और यहाँ पे एक्वायर्ड के अंदर क्या आती है? अडप्टिव। एक्वायर्ड ए से अडप्टिव। अब इसके अंदर एक तो होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। एक्टिव क्या होती है? जो बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। और पैसिव क्या होती है? जो हम बॉडी को बाहर से प्रोवाइड करते हैं। अब नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव मीन्स कोई भी इंफेक्शन हुआ और बॉडी ने खुद ने बना ली अपनी एंटीबॉडीज। और आर्टिफिशियल क्या होती है? जैसे वैक्सीनेशन के थ्रू हमने दिया, वैक्सीन प्रोवाइड की, बाद में बॉडी ने खुद आर्टिफिशियली उसे हमने दिया था। और पैसिव के अंदर क्या होता है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव क्या है? मदर से बॉडी बेबी के अंदर IgA एंटीबॉडी का जाना। और आर्टिफिशियल क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल इन्फेक्शंस। आर्टिफिशियल के अंदर क्या आता है? जो आपके इम्यूनोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं। उसके बाद में हमारे पास ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके टाइप्स आपके पास आते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल क्या होता है? जो लिक्विड से रिलेटेड होती है, मतलब बेसिकली जो आपके ब्लड ह्यूमर से रिलेटेड है। सो मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा ये मेंटेन की जाती है। एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन। ये मेनली जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, टॉक्सिन्स है, उनसे प्रोटेक्ट करती है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं इसके अंदर, IgG, IgA, IgE और IgT। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड जो कि मीडिएट होती है टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, ये कोई एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करती है। और ये इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वायरल इन्फेक्शंस के लिए, फंगल इन्फेक्शंस के लिए और कैंसर सेल्स के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आया तो वो स्लो मिलेगा। लो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत कम होगा। IgM प्रेडोमिनेंस। सो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज होगी? IgM, ड्यू टू इनिशियल एक्सपोजर। ये स्टार्टिंग के ही एक्सपोजर की वजह से होती है। सेकेंडरी क्या होता है? जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है, ये फास्ट होती है। स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है और इसके अंदर IgG इम्यूनोग्लोबिन मतलब मेनली देखने को मिलती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर। प्राइमरी में आपको IgM इंक्रीज मिलेगी और सेकेंडरी के अंदर आपको IgG इंक्रीज मिलेगी ड्यू टू मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी की वजह से होती है। ओके, नाउ वी है इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, मतलब डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करने में जो हेल्प करते हैं, जो करवाते हैं, वो क्या होते हैं? इम्यूनाइजिंग एजेंट। टाइप होते हैं वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीसेरा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ वैक्सीन। एक होती है वैक्सीन, बेसिकली चार प्रकार की होती है। एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड, टॉक्सोइड एंड द सेलुलर। सो लाइव क्या होता है? लाइव मीन्स इसमें क्या करते हैं आप? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उसको आप वीक किया हुआ बॉडी के अंदर डाल देते हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन आपने क्या कर दिया? उसकी जो एबिलिटीज थी, जो उसको डिजीज कोजिंग एबिलिटीज थी, उनसे विहीन कर दिया और आपने बॉडी के अंदर इन्वेड करवा दिया। ओके, सो बॉडी को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन से। मेड फ्रॉम लाइव वीकेंड ऑर्गेनिजम्स
लाइव मतलब जीवित ऑर्गेनिज्म लेकिन कैसा है, वीकेंड है। प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देता है। एक डोज ही इसकी इनफ होती है, लेकिन ओरल पोलियो वायरस के लिए ऐसा नहीं होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए सॉरी ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आप नहीं दे सकते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट के अंदर आप नहीं दे सकते। स्टीरॉयड और रेडियोथेरेपी पेशेंट्स में भी नहीं दे सकते। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास BCG, मीजल्स, MMR, रूबेला, येलो फीवर। नेक्स्ट हमारे पास आता है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, उसमें आपने लाइव मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म दिया लेकिन वीकेंड। अब यहाँ पे आपने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती है, लेस इफेक्टिव होती है लेकिन सेफ होती है। और ये हमें हमें इसके अंदर बूस्टर डोज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट किसके अंदर होती है। सो किसी को किल करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बूस्ट चाहिए ना, तो ऐसे याद रखना कि किल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बूस्ट चाहिए, तो बूस्टर डोज चाहिए होती है। इसका एग्जांपल होता है रेबीज, हेपेटाइटिस बी, कोलेरा, प्रोट्यूसिस एंड टाइफाइड। अब टॉक्सोइड वैक्सीन, टॉक्सोइड क्या होता है कि जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स के द्वारा बनाया जाता है। टॉक्सोइड मतलब कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाते हैं और उन टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। ओके, बैक्टीरिया ने टॉक्सिन को बनाया, टॉक्सिन को हमने इनएक्टिवेट कर दिया और हमने बना दी वैक्सीन मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये हमें बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इसके एग्जांपल है डिप्थीरिया एंड टिटनेस। सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन, सेलुलर फ्रैक्शन मींस इसमें पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देना होता है बट उसका पार्ट देना होता है। ओके, स्पेसिफिक फ्रैक्शन हम यूज करते हैं न्यूमोनोकोकल वैक्सीन के अंदर। एक होती है कंबाइंड वैक्सीन। अब कंबाइंड वैक्सीन क्या होती है, जिसके अंदर हम दो या फिर दो से ज्यादा इंजेक्शन, मतलब कि एक इंजेक्शन के अंदर हम दो या फिर दो से ज्यादा वैक्सीन अगर प्रोवाइड करते हैं, लाइक DPT के अंदर, DT के अंदर, MMR के अंदर, हम एक इंजेक्शन के अंदर दो से ज्यादा वैक्सीन अगर हम उसमें डाल के देते हैं, तो ये फ्यूअर इन्फेक्शन एडवांटेज क्या होता है कि हमें बहुत कम इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, इसके लो कॉस्ट होते हैं और बेटर कॉम्प्लेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG 85% ऑफ टोटल, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट और आपका कॉमन इम्यूनोग्लोबिन होता है। IgG कब बढ़ता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के टाइम पे। ओके, सो ये 85% ऑफ टोटल, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है फीटस को। IgM 10% होती है, आपने इसकी ट्रिक तो याद ही की होगी, गेम्ड गेम्ड होती है इसकी ट्रिक। और 10% ऑफ टोटल पोस्ट एंटीबॉडी फॉर्म्ड एंड इंसिडेंट, ये आप सिर्फ फर्स्ट टाइम पे बनती है, सेकंड टाइम पे बनती है एंड इंडिकेट्स रीसेंट इन्फेक्शन। फर्स्ट टाइम पे बनने के लिए बताएगी कि अभी जो इन्फेक्शन है वो रीसेंट का ही है। IgA क्या होती है, सलाइवा, टीयर, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, फिर जो भी सिक्रीशंस है आपकी बॉडी के अंदर तो वहाँ पे IgA प्रेजेंट मिलेगी। IgD जो होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में और अब प्रोड्यूस होती है, इसके फंक्शंस भी बहुत ही कम नोन है। ओके, और IgE क्या होती है, IgE से क्या होता है, एलर्जीज, एलर्जीज के रिएक्शन जो भी है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, नॉर्मल एंड स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नॉर्मल जो होते हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो प्लाज्मा पूल से ऑब्टेन्ड होते हैं, जो पैसिव इम्यूनिटी के लिए यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिक जो आप हेपेटाइटिस A के लिए, B के लिए, रेबीज के लिए, टिटनेस के लिए, मीजल्स के लिए यूज करते हो। एंटीसेरा या फिर एंटीटॉक्सिन्स। अब ये एंटीसेरा एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स तो टॉक्सिन तो हमने देख लिया जो बैक्टीरिया वगैरह से बनते हैं। सो एंटीसेरा यूजुअली एनिमल्स का जो हम, और उसके अंदर भी कौन, होर्स को यूज करके प्रिपेयर करते हैं एंटीसेरा। टिटनेस एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। अब इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं कोई एपिडेमिक डिजीज की, एपिडेमिक मीन्स जो कम्युनिटी को अफेक्ट कर रही है। ओके, टू नो द टाइम, प्लीज, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिजीज कब, कहाँ, कैसे, पर्सन में कैसे हुई है, उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका एजेंट, सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, एंड उसका जो इमीडिएट कंट्रोल मेजर है वो कैसे होंगे, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उनको लगाना, कंट्रोल मेजर्स को लगाना, इम्प्लीमेंट करना, और
फ्यूचर में डिजीज रिपीट ना हो उसके लिए कुछ आपने जो प्रिवेंशंस है वो क्रिएट करना। इसका स्टेप क्या होता है? सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका डायग्नोसिस करना है डिजीज का। डायग्नोसिस करने के बाद में डायग्नोसिस क्या होता है? टेस्ट होते हैं जिससे आप क्या करते हो? कंफर्म करते हो। फिर आप उससे कंफर्म कर दोगे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप एनवायरनमेंट से पॉपुलेशन को कलेक्ट करते हो और ये देखते हो कि कितनी पॉपुलेशन उसके अंदर एट रिस्क है, मतलब कि खतरे के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। फिर आप क्या करते हो? टाइम, प्लेस, पर्सन का डाटा कलेक्ट करते हो और जितने भी नए केसेस हैं उनके आप सर्च करते हो। फिर आप उस डाटा को जो कलेक्ट किया है उसे एनालाइज करोगे और एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते हो और इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, और उसको देखते हुए आप कंट्रोल मेजर लगा देते हैं एंड सबमिट रिपोर्ट सबमिट करते हो। डिक्लेयर एपिडेमिक ओवर 2 इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द लास्ट केस, और बाद में आपने क्या करते हो? वो एपिडेमिक को डिक्लेयर करते हो। ओके, ये होता है पूरा एपिडेमिक का क्राइटेरिया। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शंस है उनकी चेन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? देखो, ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन एट द 3 लिंक्स। आप 3 लिंक्स पे आप इसको ब्रेक कर सकते हो। या फिर तो रिजर्वोयर से होते हुए वो रूट तक ना पहुंचे, रूट तक पहुंच गई तो वो ससेप्टेबल होस्ट तक ना पहुंचे। आपने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अर्ली करना पड़ेगा, केसेस को आइसोलेट करना पड़ेगा, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उसे क्वारंटीन करना होगा, इम्यूनाइजेशन देना होगा और हेल्थ एजुकेशन, सैनिटेशन, सेफ वाटर और फूड प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद में आता है, देखो, आइसोलेशन और क्वारंटीन। अब क्वारंटीन तो आपने खूब सुना था कोरोना टाइम पे, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? आइसोलेशन क्या होता है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। आइसोलेशन क्या होता है कि ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे हेल्दी पर्सन से सेपरेट करना। क्या हो गया? जो ऑलरेडी इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, जो कि ऑलरेडी सिक पर्सन है उसे हेल्दी पर्सन से सेपरेट रखना। ओके, और क्वारंटीन के अंदर क्या होता है कि जो हेल्दी पर्सन है या फिर जो एक्सपोज्ड हो रहे हैं ये पर्सन, उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना। समझे? तभी तो बोला था कि सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। मीन्स ऐसे हेल्दी या फिर मतलब जैसे हेल्दी पर्सन है, कोई एक्सपोज पर्सन है, उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, जिससे क्या होगा कि जिनको इन्फेक्शन है उनके साथ उनका एक्सपोजर कम होगा और डिजीज भी कम डेवलप होगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे सो इन्फेक्शन का एक्सपोज़र जो हुआ तो डिज़ीज़ भी आपको अगर हो जाएगी, तो इसलिए क्वारंटीन कर देना। अब ये क्या है? अप्लाइड टू द इन्फेक्टेड पर्सन, ये अप्लाइड करता है, अपन किस पे अप्लाई करते हैं इसको? इन्फेक्टेड पर्सन के लिए। लेकिन ये अप्लाइड टू द एक्सपोज़ नॉट द सिक पर्सन, ये इन्फेक्टेड पर्सन के लिए नहीं होता है, ये जो एक्सपोज़ हो रहे हैं पर्सन उनके लिए होता है। अब नेक्स्ट आता है पर्पस टू, इसका पर्पस क्या था? प्रिवेंट करना ताकि बीमारी फैले ना। इसका पर्पस क्या था? प्रिवेंट करना ताकि इन्फेक्शन ना हो। ओके, इसका स्प्रेड रोकना था, इसका पॉसिबिलिटीज के लिए था। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव होता है, कंबाइंड होता है। एक्टिव के अंदर आप वैक्सीन दे सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग होता है इम्यूनिटी। पैसिव के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीसेरा, इमीडिएट बट टेम्परेरी, और कंबाइंड के अंदर आप एक्टिव पैसिव दोनों दे सकते हो। कीमोप्रोफाइलैक्सिस के अंदर क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ड्यूरिंग मेडिसिन। मीन्स अब इसके अंदर क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ड्यूरिंग मेडिसिन, यूजिंग मेडिसिन, सॉरी, डिजीज को प्रिवेंट करना मेडिसिन को यूज करके। इसमें कैजुअल एंड क्लिनिकल दो प्रकार का होता है। नॉन स्पेसिफिक मेजर्स क्या क्या है? लाइक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, सेफ वाटर, वेक्टर कंट्रोल, बेटर हाउसिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आप क्या कर सकते हो? ये सारे क्या है? नॉन स्पेसिफिक मेजर्स है। नाउ वी हैव डिजीज। डिजीज में मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ आपको एग्जाम में वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स का एजेंट है हमारे पास वेरसेला जोस्टर वायरस। सोर्स होता है ह्यूमन केसेस एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट के थ्रू इसका इन्फेक्शन होता है या फिर अपन ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया विद द वेसिकल फ्लूइड। जो भी उसका फ्लूइड है उसके साथ में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो उस वजह से होगा। तो इसका इन्फेक्शन कैसे हो रहा है? फ्लूइड की वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 21 दिन का होता है, यूजुअली 15 दिन के लिए। और इन्फेक्टिव पीरियड, अब ये जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि डिजीज डेवलप कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा देगी। एंड इन्फेक्टिव पीरियड क्या है? 1 से 2 दिन बिफोर रैशेज अंटिल 4 to 5 days आफ्टर रैशेज। एंड
इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? बेसिकली आपको इसके अंदर फीवर, वीकनेस और ये जो इची वेस्कुलर रैश है, ये इसका मेन फीचर होता है। रैश अपीयरेंस इन क्रॉप्स, लीजन्स एट डिफरेंट स्टेज टुगेदर, रैश मेनली ऑन द फेस एंड द ट्रंक। कहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके रैशेस? फेस और ट्रंक पे आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? निमोनिया, एंसेफेलाइटिस, सेप्सिस एंड प्रिवेंशन। आप इसमें लाइव एटेन्यूएटेड वर्सेला वैक्सीन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसका प्रिवेंशन है। उसके बाद में हमारे पास आता है मीजल्स मीन्स रूबेला। इसका एजेंट है हमारे पास मीजल्स वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस होता है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड इसका अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज का है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है या फिर फ्लूइड इन्फेक्शन हम बोले तो। और क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे हाई फीवर रहेगा, कफ रहेगा, कंजक्टिवाइटिस एंड केपॉलिक स्पोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कॉपेलिक स्पोर्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो किस डिजीज में देखने को मिलता है? सो आप ऐसे याद रखना, एम के से याद रखना, एम के से। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस वही निमोनिया, एन्सेफेलाइटिस, ओडाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस मीडिया मीन्स आपके ईयर का जो इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिल सकता है। प्रिवेंशन एमएमआर वैक्सीन, विटामिन ए सप्लीमेंट्स। रुबेला, जर्मन मीजल्स, इसका वायरस जो है वो भी आरएनए वायरस होता है। रुबेला वायरस 2 से 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका भी इन्फेक्शन हमारे पास ड्रॉपलेट की वजह से होता है। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसप्लांट प्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी आपको देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके माइल्ड फीवर, पोस्ट ऑरिकुलर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंक मैक्यूलो पैपुलर रैसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद में इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, अर्थराइटिस, इंसेफेलाइटिस। अभी तक इंसेफेलाइटिस आप दे सबके अंदर देखा है आपने। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? कोस कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, सीआरएस भी कोज कर सकता है, क्योंकि ट्रांस प्लासेंटल ट्रांसमिशन में ट्रांस प्लासेंटा को ही क्रॉस कर सकता है। वैक्सीन हमारे पास एमएमआर। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट डिजीज आती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी इसका एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अभी तक जो भी डिजीज पड़ी सबका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? ड्रॉपलेट। 2 से 6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिप्थेरिया में। सोर थ्रोट, फीवर, थिक ग्रे सूडो मेम्ब्रेन, ब्लीडिंग, रिमूवल ऑफ द मेम्ब्रेन एंड बुल नेक भी देखने को मिलती है। सो इसके अंदर ये बुल नेक इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको ग्रे सूडो मेम्ब्रेन भी आप डिप्थेरिया को बोल सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें। कॉम्प्लिकेशंस क्या है यहाँ पे? न्यूराइटिस है, एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन, डीपीटी, पेंटावेलेंट वैक्सीन आपने प्रिवेंशन के लिए लेनी है। वुपिंग का परट्यूसिस, यहाँ पे हमारे पास बोर्डेटेला पिट्यूसिस इसका एजेंट होता है। 7 to 14 डेज। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफ का तो आपको पता ही है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसकी हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है कैटेरियल स्टेज मीन्स जहाँ पे बिगनिंग होती है। ये क्या होती है? बिगनिंग मीन्स जहाँ पे आपको शुरुआती सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये हमारी बिगनिंग स्टेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉक्सिमल स्टेज। सो प्रॉक्सिमल के अंदर क्या होता है? ये हमारी रिपीटेड सीवियर कफिंग अटैक आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, वूपिंग कफ। एंड नेक्स्ट हमारे पास होती है कन्वल्सेंट स्टेज मीन्स ये ग्रेजुअली रिकवरी की स्टेज होती है। सो बिगनिंग की स्टेज है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अटैक देखने को मिलेगा और यहाँ पे रिकवरी होगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? निमोनिया, कन्वर्जेंस, इंसेफेलोपैथी, डीपीटी, पेंटावेलेंट इसका प्रिवेंशन है, जैसे डिप्थीरिया का है। उसके बाद में हमारे पास आता है मम्स। मम्स वायरस इसका एजेंट है। एंड उसके बाद में 18 डेज तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, फीवर, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एंड ईयर एक, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन वही ऑर्किटाइटिस एंड मेनिंजाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, एमएमआर इसकी प्रिवेंशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज आती है ट्यूबरकुलोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। 2021 के अंदर 10.6 मिलियन पीपल डेवलप्ड एक्टिव टीबी इन वर्ल्ड वाइड। इतने लोगों के अंदर 2021 के अंदर आपको टीबी के केसेस देखे गए थे। इसका जो एजेंट है दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? ह्यूमन स्पूटम पॉजिटिव केसेस। अगर वो पॉजिटिव केसेस का स्पूटम अगर कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। और ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। पीरियड ऑफ communicability means patients are infectious as long as they remain untreated. पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा जब तक वो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। एज, इट अफेक्ट्स ऑल एजेस, ये सब एज को अफेक्ट करती है। डेवलपिंग कंट्रीज शो ए शार्प रेज इन द इन्फेक्शन रेट आफ्टर इन्फेंसी टू एडोलसेंस। एडोल मीन्स डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसके अंदर इन्फेंट से लेकर एडोलसेंट तक में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली है, मीन्स मेल्स में भी हो सकते हैं, फीमेल्स में भी हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर रेशियो नहीं है। न्यूट्रिशन मीन्स माल न्यूट्रिशन मेक द होस्ट ससेप्टेबल। अगर मतलब कि बहुत कमी है न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन की वजह से होस्ट की इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। इम्यूनिटी, मैन हैज नो इनहेरिटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट टीबी। कोई भी इनहेरिटेड इम्यूनिटी नहीं होती, लाइक मतलब कि फादर से बच्चे में जा रही है, ऐसी कोई इम्यूनिटी आपको देखने को मिलती नहीं है। कोई भी इनहेरेंट इम्यूनिटी नहीं है। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शन और द बीसीजी वैक्सीन। वो इम्यूनिटी मीन्स आप उस इम्यूनिटी को तभी डेवलप कर सकते हो या फिर कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है आपको, या फिर आपने बीसीजी वैक्सीन एक्वायर की है, मतलब लगवाई है। कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या होता है? अर्ली केसेस को डिटेक्ट करो और उसे कंप्लीट ट्रीटमेंट दो। अभी कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है? डोट्स का ट्रीटमेंट होता है। आइसोलेशन ऑफ स्पेयर पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करना। एंड बीसीजी वैक्सीन, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड द स्क्रीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यहाँ पे ये क्या था? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इन्फेक्शन ह्यूमन, सोर्स क्या होता है? ह्यूमन केसेस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर आप प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में रहते हो, लाइक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ में ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की या फिर स्किन अल्सर्स की वजह से। 2 से 7 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ईयर्स में है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। एवरेज 5 साल तक हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या है? हाइपोपिगमेंटेड और रेडिश स्किन पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन, मीन्स आपको लेप्रोसी एक प्रकार का कुष्ठ रोग ही तो है ये, अगर आयुर्वेद में बोला जाए तो आपको रेड कलर के स्किन के ऊपर पैचेस देखने को मिलेंगे। थिकन पेरिफेरल नर्व्स। कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड एमडीटी मीन्स मल्टी ड्रग थेरेपीज का है। इसका अर्ली डिटेक्शन या फिर मल्टी ड्रग थेरेपी से आप मेंटेन कर सकते हो। ये हमने नेशनल प्रोग्राम में भी लेप्रोसी का जब प्रोग्राम पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था। कॉन्टैक्ट एग्जामिनेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन और डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव लेप्टोस्पायरोसिस। सो ये लेप्टोसेरा माइक्रोब्स की वजह से होता है। एंड इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, जो भी रैट है, कैटल है, पिग है, सो उसका जो इन्फेक्टेड एनिमल है, मतलब रैट के अंदर अगर ये डिजीज है सो उसके यूरिन की वजह से हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर सॉइल कंटामिनेटेड, मीन्स एनिमल तो वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं, सॉइल को कंटामिनेट कर सकते हैं उनके यूरिन के साथ में, सो उसकी वजह से होता है। कोई भी आपकी स्किन के ऊपर अब्रेजन है या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मीन्स अब्रेजन मीन्स कोई भी घाव लगा हुआ है, चोट लगी हुई है, उसकी वजह से हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्यूबेशन पीरियड। 2 से 30 दिन तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सडन फीवर, हेडेक और हमारे पास जो है वो कंजक्टिवियल सफिशियन आपको देखने को मिलता है। जॉइंडिस भी आपको देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर भी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमारे पास रोडेंट्स का कंट्रोल, लाइक चूहे वगैरह का कंट्रोल करो। सी फूड एंड वाटर। प्रिवेंट प्रोटेक्टिव क्लोथ्स आपने पहनने हैं, जो भी एक्सपोज एरिया है उसके अंदर शूज वगैरह पहनो, लाइक ऐसे क्लोथ्स पहनो जिसको रेड आपको टीयर ना कर सके। एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी हैव कोविड-19, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कोविड-19 का जो एजेंट था वो सार्स कोव 2 वायरस था, जो कि आरएनए वायरस था। ओके, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? ह्यूमन केसेस, ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट और एरोसॉल्स की वजह से इन्फेक्शन होता है। ये आप जानते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे जब कोविड आया था तब आप भी काफी ज्यादा एक्टिव थे अपनी पढ़ाई वगैरह को लेके, सो इन इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है। एक रीडिंग ही लेनी है आपको। 2 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फीवर, ड्राई कफ, फटीग, सोर थ्रोट और
ब्रेथलेसनेस एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल इसके क्लिनिकल फीचर्स है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? आपने हाइजीन मेंटेन करनी है, तभी आप बार बार सैनिटाइजर को यूज कर रहे थे, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्वारंटीन और मतलब 4 लोग एक साथ नहीं दिखने चाहिए, वैक्सीन एंड आइसोलेशन ऑफ द केसेस। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस बचपन से पढ़ते आ रहे कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है। ह्यूमंस के अंदर ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कोई स्नीज करता है, कफिंग करता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। 1 से 3 दिन में इसका पूरा इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। स्नीजिंग, नीजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर एंड द कफ। प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है? आपने हाइजीन मेंटेन करनी है, एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए और अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। मलेरिया, प्लाज्मोडियम स्पीसीज जैसे फाल्सीपैरम हुआ, वाइवैक्स हुआ, मलेरिया हो गया, ओवेल हो गया, ये सब इसके एजेंट्स है। ह्यूमन केसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। और अगर वो फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो अगर आपको बाइट करेगा इन्फेक्टेड, तो आपके अंदर मलेरिया होता है। 7 से 30 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके अंदर आपको जो है वो फीवर किसके साथ में? चिल्स और राइगर्स के साथ में देखने को मिलता है। एंड स्वेटिंग, अनीमिया होता है, हेडेक होता है और स्प्लेनोमेगैली होता है। उसके बाद में क्या होता है? स्प्लेनोमेगैली क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी को अफेक्ट करता है और आरबीसी मींस स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवयार्ड एंड रिजर्वोयर ऑफ योर आरबीसीज। प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है? वेक्टर कंट्रोल, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड कीमो प्रोफाइलैक्सिस इन एंडेमिक एरियाज। नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा किया जाता है, जिसकी फैमिली है हमारे पास ऑर्थोमिक्सो वायरस फैमिली, जिसका एजेंट है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में 3 प्रकार का ए, बी एंड सी। जो टाइप ए होता है वो एपिडेमिक और पेंडेमिक केसेस करता है। और जो हमारे पास सरफेस एंटीजेंस है, इसके जो ए के ऊपर हमारे पास 2 सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट होती है, हीमेग्लूटिनिन एंड न्यूरामिडेज। सो जो हमारे पास एंटीजेनिक चेंजेस है वो क्या-क्या देखने को मिलते हैं? एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट। अब ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब जहाँ पे माइनर चेंजेस होते हैं। सीजनल एपिडेमिक मीन्स जो न्यू स्ट्रेन होते हैं वो डेवलप होते हैं इसके अंदर। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि वायरस में स्मॉल मेजर चेंजेस होते हैं, ओके। और एंटीजेनिक शिफ्ट मीन्स वायरस के अंदर बहुत मेजर चेंजेस होते हैं और इसके अंदर आपको कंप्लीट नया जेनेटिक मटेरियल मीन्स नई जो एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलते हैं। और इसकी वजह से तो सिर्फ अब कुछ माइनर चेंजेस एपिडेमिक डिजीज करेगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं तो पेंडेमिक डिजीज कर देता है। जैसे पेंडेमिक डिजीज थी ना कोविड, वो वायरस की वजह से हुई थी। रिजर्वायर क्या है? ह्यूमन इसका रिजर्वायर होता है और जहाँ पे भी नॉर्मली आपको वायरस प्रेजेंट रहता है वही इसका रिजर्वायर हो सकता है। बर्ड्स में भी मिल सकता है, पिग्स में भी, हॉर्स में भी, वाटर फॉल में भी। और इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है। बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का है और पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 1 से 2 दिन का बिफोर सिम्टम एंड अप टू 1 to 2 days ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। रिस्क फैक्टर क्या होता है? चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा होता है क्योंकि इम्यूनिटी जहाँ पे वीक होगी वहीं होता है। कोल्ड के टाइम पे मतलब विंटर्स के टाइम पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है। पैथोजेनेसिस क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वायरस ने एंटर किया, ट्रैकिया ब्रोंकाई को इन्फेक्ट किया और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर। क्लिनिकल फीचर सडन फीवर होगा, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट, ड्राई कफ, वीकनेस और डिजीज 3 से 5 दिन तक रह सकती है आपकी बॉडी के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस, न्यूमोनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कॉम्प्लिकेशन। इंसेफेलाइटिस, अभी तक मैक्सिमम डिजीज में हमने कॉम्प्लिकेशन में इंसेफेलाइटिस पढ़ा है। डायग्नोसिस क्या होता है? वायरस आइसोलेशन, पेयर्ड सीरम एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं आप। एंड ट्रीटमेंट बेड रेस्ट, एंटीपायरेटिक्स दे दो, फ्लूइड एंटीबॉडीज फॉर द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। प्रिवेंशन, आइसोलेट करना है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन एंड द एनुअल इन्फ्लुएंजा vaccination. Next disease we have pneumonia. Pneumonia is an acute inflammation of lung tissue causing consol consolidation. Means अब ये जो आपका निमोनिया है, निमोनिया के अंदर क्या होता है कि निमोनिया के अंदर क्या होता है कि बेसिकली लंग के टिश्यू और जो स्पेसिफिकली एल्वेलाई को के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। सो इसके कोज क्या हो सकते हैं? वायरल कोज होते हैं, इन्फ्लुएंजा एंड एडिनोवायरसेस। बैक्टीरियल के अंदर न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड वी हैव द एटिपिकल माइकोप्लाज्मा, फंगल हिस्टोप्लाज्मा,
एंड एस्पिरेशन एंड केमिकल कोज आर ऑल्सो पॉसिबल। टाइप क्या होता है हमारे पास? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, निमोनिया इन डैमेज लंग, निमोनिया इन इम्यूनो कंप्राइज पेशेंट मीन्स एड्स के अंदर भी आपको निमोनिया देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास आता है, ये आप टाइप से पर समझ लीजिए, जो कम्युनिटी में होते हैं, जो हॉस्पिटल के द्वारा अपन को मिलते हैं, और जो डैमेज लंग मीन्स अगर आपके लंग के अंदर डैमेज है उस वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स वही आपको कफ, फीवर, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस दिखेगी और रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज होगा। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इंक्रीज टीएलसी एंड न्यूट्रोफिल्स, चेस्ट एक्सरे। ट्रीटमेंट क्या है? एप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज, बेड रेस्ट, एंटीपायरेटिक्स, आईवी फ्लूइड्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करनी होती है अगर ज़रूरत है तो। ये डिज़ीज़ मैं आपको इसीलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपकी मैक्सिमम आपको आती हैं, पढ़ी हुई भी हैं। प्रिवेंशन में क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट करो। ये मैक्सिमम डिज़ीज़ के प्रिवेंशन में आपको अर्ली डायग्नोसिस हर डिज़ीज़ में मिलेगा। ये लाइन आप हर जगह चिपका सकते हो। आइसोलेशन इन हॉस्पिटल, प्रॉपर डिस्पोजल, कवर माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, गुड हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। उसके बाद में हमारे पास आता है लेप्रोसी, हेंसेन्स डिजीज। लेप्रोसी इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। अब ये माइक्रोबैक्टीरियम जो था हमारे पास, यहाँ पे जब हमने लेप्रोसी पढ़ा था, सो उससे पहले भी ये कुछ डिजीजेस को कोज कर रहा था। जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया था उसने किया था। और इट मेनली अफेक्ट स्किन। आपको पता है कुछ रोग में आपका स्किन या फिर पेरिफेरल नर्व्स, यही सब आपके अफेक्ट होते हैं। एजेंट हमने देख लिया। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है? अनट्रीटेड अनट्रीटेड एक्टिव लेप्रोसी पेशेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। और पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स मेनली नेजल सिक्रीशंस या फिर स्किन लीजन्स की वजह से आपको लेप्रोसी देखने को मिल सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन भी है। प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट और रेयर के अंदर ब्रेस्ट मिल्क वगैरह। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 साल का होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया था बट एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी इसीलिए। रिस्क फैक्टर पुअर हाइजीन, ओवरक्राउडिंग, पुअर्टी, मालन्यूट्रिशन। एंड लेप्रोमिन टेस्ट क्या होता है? इसमें अर्ली और लेट रिएक्शंस तो देखने को मिलती हैं। अर्ली जो आपको 24 से 48 घंटे में देखने को मिलती है और लेट 3 से 4 वीक के अंदर। इंडिकेट गुड इंडिकेट्स गुड सेल mediated immunity। ओके। लेप्रोमिन टेस्ट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये याद रखना। लेप्रोमिन टेस्ट इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हमने जब नेशनल प्रोग्राम पढ़ा था लेप्रोसी का, उसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया था। लाइक मतलब कि अगर बहुत सारे लीजन्स हैं तो आपने रेफाम्सिन देनी है, डैप्सोन देना है। एंड जब यहाँ पे मल्टी बेसिलरी मीन्स जब आपको फ्यू लीजन्स होते हैं और मल्टी बेसिलरी में बहुत सारे लीजन्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे घाव देखने को मिलते हैं। ओके, सो आपने क्या देना था? ये तीनों, रेफाम्सिन, क्लोफाजिन एंड डैप्सोन। प्रिवेंशन कंट्रोल से पहले हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन, जो हमने पहले ऑलरेडी देख लिए थे, इसलिए मैं आपको एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे बताया गया है क्योंकि वेसिलरी के अंदर हमारे पास 1 से 5 लीजन्स है, मल्टी वेसिलरी के अंदर मोर देन 5 लीजन्स है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको हाइपोपिगमेंटेड रेडिश पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे सेंसेशन नहीं होता, और थिकन्ड पेरिफेरल नर्व एंड एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट ऑन द स्किन एंड द नेजल स्मीयर। एडवांस फीचर्स हैं कुछ इसके, लाइक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लॉस ऑफ फिंगर इन टूज। डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप स्किन स्मेयर का यूज कर सकते हो, स्किन बायोप्सी का, लेप्रोमिन टेस्ट। ये डायग्नोसिस, ये इसका क्लासिफिकेशन के लिए बताया जाता है लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो लेप्रोमिन आपके अंदर अर्ली और लेट दो प्रकार से बताया गया है। उसके बाद में प्रिवेंशन कंट्रोल, अर्ली डायग्नोसिस, एमटीडी, मल्टी ड्रग थेरेपी ट्रीटमेंट, कॉन्टैक्ट सर्वे, रेगुलर फॉलोअप्स एंड द हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद में हमारे पास आता है इसके कॉम्प्लिकेशन, लाइक क्लो हॉर्न देखने को मिलेगा। आपका जो हाथ है वो पंजे के जैसा है, जो एनिमल का पंजा होता है उस जैसे देखने को मिलता है। सोशल स्टिग्मा होता है, ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट डिजीज वी हैव कॉलेरा। कॉलेरा इज एन एक्यूट वाटरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डायरियल डिजीज caused by the Vibrio cholerae मीन्स एक acute waterborne डायरियल डिजीज है। अगर आप contaminated वाटर
लेते हैं या फिर फूड लेते हैं, सो उससे आपको वाटरी डायरिया भी हो सकता है। इसके अंदर आपको जो एजेंट्स है वो विब्रियो कोलरी ओवन, दैट इज द ये एंडेमिक स्ट्रेन है आपका, जो प्रोड्यूसेस एंटेरोटॉक्सिन क्लोरेला टॉक्सिन कोजिंग प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। ये एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया आपको हो जाता है। रिजर्वॉयर ह्यूमन्स है, इन्फेक्टिव मटीरियल स्टूल या फिर वोमिटस मटीरियल हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड वाटर फूड से ये होता है, फीको ओरल इसका रूट होता है, या फिर पुअर सैनिटेशन है। इंक्यूबेशन पीरियड अप टू फ्यू आवर टू 5 डेज हो सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, सो केसेस आपको 7 से 10 दिन में, कन्वल्सेंट कैरियर 2 से 3 वीक, और क्रोनिक कैरियर अप टू द 10 ईयर, मीन्स कब तक वो उस बीमारी को फैला सकते हैं। सो रिस्क फैक्टर इसके अंदर कौन-कौन से हैं? रिस्क फैक्टर सबसे पहला है पुअर सैनिटेशन, अनसेफ वाटर, ओवरक्राउडिंग एरियाज़ एंड जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमारे पास जो 3 प्रकार की प्रेज़ेंट है क्लिनिकल फीचर्स में। एक आती है स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, मीन्स सडन ऑनसेट, अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि आपको डायरिया हो चुका है। बहुत पेनलेस डायरिया, राइस वाटर स्टूल, ये इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, वॉमिटिंग और थर्स्ट। स्टेज ऑफ कोलैप्स, स्टेज ऑफ कोलैप्स के अंदर क्या होता है, मीन्स बहुत डायरिया या फिर वॉमिटिंग करने की वजह से आपको क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे सनकन आई रहती है, ड्राई स्किन रहती है, कोल्ड कामी स्किन एंड वीक एंड और एब्सेंट पल्स और लो बीपी आपको देखने को मिलता है। रिकवरी स्टेज के अंदर क्या होता है, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होता है, डिहाइड्रेशन से आप रिहाइड्रेशन की स्टेज में जाते हैं और वापस से वैसे आपका यूरिन आउटपुट, बीपी, एपेटाइट हो जाता है। डायग्नोस्टिक के अंदर आप स्टूल माइक्रोस्कोपी करा सकते हो, स्टूल कल्चर भी होता है इसके अंदर, और ट्रीटमेंट में ओआरएस, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स एंड जिंक सप्लीमेंट्स चिल्ड्रंस के लिए। अब हमारे पास ओआरएस के यहाँ पे कंपोजिशंस दे रखे हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, सेफ वाटर देना, फूड हाइजीन, ओआरएस का यूज़ करते हैं, हेल्थ एजुकेशन और अर्ली डिटेक्शन। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ द पोलियोमाइलाइटिस। इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या होती है, एक्यूट वायरल डिज़ीज़ होती है अफेक्टिंग द एंटीरियर होर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एंटीरियर होर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। एक प्रकार की वायरल डिजीज है जिससे क्या होता है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, जिससे क्या होता है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। पोलियो वायरस इसका एजेंट है, एंड टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको वायरसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये भी एक आरएनए वायरस होता है, एंड रिजर्वोयर क्या है, ह्यूमंस है जो केसेस और कैरियर्स है। इन्फेक्टिव मटीरियल, फिशेज एंड ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन तो इसका फीको ओरल रूट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मीन्स 1 वीक, 1 वीक बिफोर टू द 3 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। अब कम्युनिकेबिलिटी के अंदर क्या है आपके यहाँ पे कि जब ये डिजीज आपकी फैल रही है, सो उसके अंदर 1 वीक से लेके आपके 3 वीक तक आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हमारे पास आता है रिस्क फैक्टर, प्री-स्कूल चिल्ड्रन, पुअर सैनिटेशन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के अंदर, या फिर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, मसल पेन, नेक स्टिफनेस। अब टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, सब क्लिनिकल, अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस एंड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। अब ये जो आपके पास ये पैरालाइटिक वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है इसके फ्लैसिड पैरालिसिस होने के। ओके, सो डायग्नोसिस आप स्टूल करा सकते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट। ट्रीटमेंट्स कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है नहीं, बेड रेस्ट कीजिए, फिजियोथेरेपी लीजिए, गुड नर्सिंग केयर। प्रिवेंशन आपने रूटीन इम्यूनाइजेशन कराना है, ओरल पोलियो वैक्सीन लेनी है, आईपीवीज एंड सब पल्स पोलियो प्रोग्राम में से आपको कनेक्टेड रहना है, गुड हेल्थ एंड सैनिटेशन। उसके बाद में हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। सो ये सारा आपके पास हेपेटाइटिस है। सो हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस इज ए वायरल इन्फेक्शियस डिजीज डिजीज होती है जो फीको ओरल रूट की वजह से होती है। इसका एजेंट हेपेटाइटिस ए है, ये भी एक आयरन वायरस होता है। ह्यूमंस इसके रिजर्वॉयर है, फीकस और ब्लड
ड्यूरिंग अर्ली फेज के अंदर इसका इन्फेक्टिव मटेरियल हो सकता है। फीकस इसका मेनली इन्फेक्टिव मटेरियल होता है। फीको ओरल रूट से ये भी स्प्रेड होती है कंटामिनेटेड फूड से या फिर पुअर सैनिटेशन से। इंक्यूबेशन पीरियड 45 से 15 दिन होता है और क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपको 3 स्टेज देखने को मिलती है। प्री इक्टेरिक, इक्टेरिक रिकवरी। प्री प्री इक्टेरिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? फीवर एंड नोज़िया, वोमिटिंग, डार्क यूरिन। इक्टेरिक के अंदर क्या होता है? जॉन्डिस, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड येलो सेरा। रिकवरी स्टेज वी हैव द सिम्पटम्स ग्रेजुअली डिसअपीयर। रिकवरी के अंदर सिम्पटम्स चले जाते हैं, एपेटाइट आपको वैसा ही लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास आते हैं इसके डायग्नोसिस। आप एलिवेटेड elevated serum bilirubin, anti-HAV antibodies, liver function test. Treatment, bed rest, fluids. Prevention, safe water and food sanitation. Next we have हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस से होती है। देखिए यहीं पे डिफरेंस है, ये आरएनए से होती है, ए वाली आरएनए से होती है। ए से आरएनए याद रखना और ये ए आर से याद रखना असर्शन रीजन से कि आरएनए से होती है। बी वाली किससे होती है? बी ई डी, बेड रेस्ट करते हैं ना तो बेड से याद रखना कि ये जो बी वाली है ये किससे होती है? हेपेटाइटिस बी जो होती है वो डीएनए वायरस से होती है। ह्यूमन से इसके रिजर्वोयर है इन्फेक्टिव मटेरियल, यहाँ पे ब्लड है, वहाँ पे फीकस मटेरियल था। ब्लड है, सीमेन है, सलाइवा है, वेजाइनल सिक्रीशंस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है और मदर टू चाइल्ड है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स सिमिलर होते हैं हेपेटाइटिस ए से, लेकिन ये ज़्यादा क्रोनिक होती है जिसमें लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक मिलता है। आपने इसके अंदर टेस्ट कराने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर होते हैं HbS-Ag, HbE-Ag एंड एंटी-HbS एंड एंटी-HbC डायग्नोस्टिक टेस्ट है। प्रिवेंशन क्या होता है? HBV वैक्सीन, बर्थ प्लस में रूटीन डोजेस एंड सेफ वाटर ट्रांसफ्यूजन एंड द डिस्पोजल सिरिंजेस। अब हमारे पास आता है हेपेटाइटिस सी। ये आरएनए की वजह से होती है। ए और सी दोनों आरएनए की वजह से हो रही है, अभी तक हमने पढ़ा। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईवी ड्रग्स की वजह से और नीडल स्टिक इंजरी एंड रियरली सेक्सुअल ट्रांसमिशन। 6 से 7 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये ओपन असिम्प्टोमेटिक रहती है, मीन्स इसके सिम्टम्स आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलती। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये हाई रिस्क में देखने को मिलती है। हाई रिस्क ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस इसके अंदर होता है एंड मे प्रोग्रेसिस, ये सिरोसिस और कैंसर तक की भी करा सकती है। एंटी HCV एंटीबॉडीज एंड HCV RNA PCR इसका डायग्नोसिस होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ड्रग्स और प्रिवेंशन, नो वैक्सीन अवेलेबल, स्क्रीन ब्लड डोनर, अवॉइड नीडल एंड द शेयरिंग्स। इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है ये भी एक आरएनए वायरस है। जो बी वाली थी वो सिर्फ डी से थी और अभी तक ये भी आरएनए वायरस है। उसके बाद में हमारे पास आता है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके अंदर रिक्वायर्स HBV वैक्सीन टू द सर्वाइव। HBV वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये हेपेटाइटिस बी के सिमिलर है। बी एंड डी जो है वो दोनों सिमिलर होती हैं और प्रिवेंटेड बाय द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये मैंने कंपैरिजन टेबल बता दी है। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपने जनरल प्रिवेंशन सबका देखना है कि आपने बेसिकली कंटामिनेशन की वजह से होती है तो आपको सेफ वाटर सैनिटेशन यूज़ करना, हैंड हाइजीन, सेफ फूड, अवॉइड नीडल शेयरिंग एंड द हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद में हेपेटाइटिस ई आता है। ये भी एक आरएनए वायरस से होती है। ये एक वाटर बोर्न हेपेटाइटिस, ओके, ये इंपॉर्टेंट है और फीको ओरल रूट की वजह से स्प्रेड होती है। कंटामिनेटेड वाटर, पुअर सैनिटेशन और फीको ओरल रूट। 2 से 9 दिन इसके इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फीवर देखने को मिलता है, मिलासिस एंड नोज़िया, वोमिटिंग, जॉन्डिस एंड हेपेटोमेगली इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं वो हाई रिस्क पे रहती हैं, इसके मीन्स उनको ज़्यादा होती है। और डायग्नोस्टिक, एंटी-HEV एंटीबॉडीज एंड वी हैव द सपोर्टिव ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, प्रिवेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, हैंड हाइजीन। इसके बाद में हमारे पास आता है टाइफॉइड फीवर। साल्मोनेला टाइफिस का एजेंट है जो कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया है। रिजर्वोयर ह्यूमंस है और इसका जो इन्फेक्शन है वो स्टूल और यूरिन की वजह से होता है। ये आपने 12th क्लास में ही पढ़ी थी।
इसलिए आपको याद होगा कि फीकल ओरल रूट की वजह से इसकी ट्रांसमिशन होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है, मैकेनिकल फ्लाइज जो होती है मक्खियों की वजह से, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है। और ये स्टेप लैडर फीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप लैडर फीवर होती है, हेड एक मीन्स ये प्रतिदिन बढ़ते जाती है लैडर की तरह, जैसे सीढ़ियों से आप ऊंचाई चढ़ते हो वैसे इस फीवर के अंदर आपको देखने को मिलता है। हेड एक, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स पी सूप, डायरिया भी बोल सकते हैं इसे। रोज स्पोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को, फिर आपको ऐसे स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद में इसके अंदर आता है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। इंटेस्टिनल हेमोरेज, अगर सीवियर कंडीशन हुई तो परफोरेशन और स्ट्रोक की कंडीशन भी देखने को मिलती है। डायग्नोसिस मीन्स फर्स्ट वीक में आपने इसके अंदर ब्लड कल्चर कराना है, सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विडाल टेस्ट होता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास थर्ड वीक के स्टूल एंड द यूरिन कल्चर। ट्रीटमेंट आप ये एजिथ्रोमाइसिन हुआ और फ्लूइड सपोर्टिव केयर आप इसके अंदर दे सकते हैं। प्रिवेंशन सेफ वाटर मीन्स बेसिकली जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं वो आपने इससे दूर रखनी है। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट है एस्कैरियासिस, जो कि एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होता है। ह्यूमन इसके रिजर्वॉयर है, ये भी फीको ओरल रूट कंटामिनेशन वुड और वाटर की वजह से होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि एग्स प्रेजेंट रहते हैं, कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर इसके एग्स प्रेजेंट रहते हैं। 2 से 3 महीने का स्टूल एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। और इसके क्लिनिकल फीचर्स जो अडल्ट वॉर्म होते हैं वो आपके एब्डोमिनल पेन करेंगे, नोजिया करेंगे, माल न्यूट्रिशन और इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। माइग्रेटिंग लार्वा, जो लार्वा है इसके, जो वॉर्म है, जो इसके लार्वा है वो घूम रहे हैं तो उसकी वजह से कफ, फीवर और आपको लो फ्लर सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। लो फ्लर सिंड्रोम कहाँ देखने को मिलता है? एस्कैरियास के अंदर। एल्बेंडाजोल इसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने फार्मेकोलॉजी में पढ़ा है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है ये हुक वॉर्म का इन्फेक्शन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जब आप एक पीडीएफ लेंगे तब आप उसके अंदर ये पढ़ लीजिएगा। अब हम इंपॉर्टेंट ड्रग्स की तरफ, डिसीजेस की तरफ मूव करते हैं। टेप वॉर्म का इन्फेक्शन है। टेप वॉर्म भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास कुछ एसटीडीज आती हैं जिसके पैथोजेंस हम लर्न कर लेते हैं। गोनोरिया, नेसिरिया गोनोरी से होता है, और ये साइफिलिस, ये सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तब आपने इसको याद कर लेना है। ओके, क्योंकि याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एसटीडीज हम फैमिली प्लानिंग वाले के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपने वहां से इसको क्लियर कर लिया होगा। अब हमारे पास आता है एड्स। एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स क्या होता है? एड्स इज कोज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो deficiency virus. Next we have AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by human immunodeficiency virus, that is the HIV virus की वजह से होता है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है CD4 सेल्स, लिम्फोसाइट्स को, जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर जो भी, जिसके अंदर भी एड्स हो रहा है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाता है। इसके 2 कॉमन एजेंट्स होते हैं, HIV 1 एंड HIV 2। HIV 1 काफी ज्यादा कॉमन है, ह्यूमंस इसके रिजर्वायर है। ब्लड, सीमन, वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से इसका इन्फेक्शन होता है। ट्रांसमिशन होता है आपके अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयर्ड नीडल्स और मदर टू चाइल्ड प्रेगनेंसी के केसेस में। इंक्यूबेशन पीरियड इसका फ्यू मंथ से लेकर 10 years तक का भी हो सकता है। क्लिनिकल स्टेजेस क्या है? एक्यूट है। एक्यूट के अंदर फीवर, सोर थ्रोट, रैशेस, फ्लू लाइक इलनेस आपको देखने को मिलती है। और एसिम्प्टोमेटिक स्टेज के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं होता है, लेकिन पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी आपको देखने को मिलती है। मीन्स लिम्फ के अंदर आपको स्वेलिंग टाइप से लिम्फ एडिनोपैथी आपको देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जितने जितने भी आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर आपको एडिनोपैथी देखने को मिलती है। और एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स लाइक ईआरसी के अंदर आपको लॉस ऑफ वेट, फीवर, नाइट स्वेट्स भी देखने को मिलते हैं। एंड एड्स के अंदर क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। कैसे? कोई भी इम्यूनो डेफिशिएंट हुआ तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है आसानी से, निमोनिया, टीबी एंड टोक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर एड्स एक्वायर हो जाता है। आपकी कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मेजर एंड द माइनर। मेजर के अंदर वेट लॉस मोर देन 10% एंड क्रोनिक डायरिया मोर देन 1%, 1 मंथ तक आपके अंदर डायरिया रह रहा है, फीवर रह रहा है 1 1 महीने से ज्यादा तक। माइनर सिम्टम क्या होता है? आपको पर्सिस्टेंट कफ रहेगा, और या फिर आपको प्यूराइटिक डर्मेटाइटिस मीन्स आपको खुजली रहती है स्किन के ऊपर, ओरल कैंडियासिस एंड जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी।
उसके बाद में आपके पास क्या आता है, आप लेबोरेटरी टेस्ट एलाइजा, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न ब्लॉट भी इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेटरी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एलाइजा ई स्क्रीनिंग एलाइजा, एलाइजा को क्या कराएगी, स्क्रीनिंग कराएगी। वेस्टर्न ब्लॉट जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, पीसीआर वायरल आइसोलेशन और CD4 काउंट। ये CD4 काउंट भी आपके लिए मेंशन किया गया है यहाँ पे। ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कंबाइंड ड्रग थेरेपी, प्रिवेंशन सेफ सेक्स एंड द स्क्रीन ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, स्टेराइल नीडल्स, हेल्थ एजुकेशन और अर्ली ART। उसके बाद में हमारे पास आता है साइफिलिस, जो कि ट्रिपेनोमा पैलेडियम की वजह से होता है, ह्यूमन इसका सोर्स है। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, मदर से फीटस में भी जा सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 28 दिन है। क्लिनिकल स्टेजेस, प्राइमरी साइफिलिस, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शियरी के अंदर आपको अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में इसके कुछ कंजेनाइटल साइफिलिस भी होती है, जिसके अंदर हंटिंगटन्स टिथ आपको देखने को मिलते हैं, मलबरी मूलस एंड सैडल नोज एंड फ्रंटल बूसिंग। ये कुछ इसके लेबोरेटरी टेस्ट है, डायरेक्ट टेस्ट एंड सेरोलॉजिकल टेस्ट। ट्रीटमेंट्स, पेनिसिलिन दे सकते हैं आप, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आपने एरिथ्रोमाइसिन देनी है। गोनोरिया है, बहुत इजी सा है, लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस है, जिसके अंदर क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट कंडीशन के अंदर होता है, या फिर उसका जो एक्शन है वो भी डिफेक्ट कंडीशन में होता है। तो सिक्रीशन के अंदर दिक्कत है, फिर उसके एक्शन के अंदर दिक्कत है। सो WHO ने टाइप 1, टाइप 2 और मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटिस, सेकेंडरी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्लासिफाई की है 6 प्रकार से। कोजेस क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी होना, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन और डिक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी और जेनेटिक डिफेक्ट्स, ऑटो इम्यूनिटी एंड पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स। सिम्टम्स क्या है, 3 Ps, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ज़्यादा यूरिनेशन का होना, ज़्यादा प्यास का लगना, ज़्यादा भूख का लगना, वेट लॉस, वीकनेस, ग्लाइकोसूरिया एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस। आप इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस आप कर सकते हैं, टेस्ट आता है फास्ट प्लाज्मा ग्लूकोज, अगर डायबिटीज से इतना ज़्यादा मिला तो 2 ROG TT एंड HbA1c। रिस्क फैक्टर, मोर देन 40 ईयर्स के पीपल हैं, ओबेसिटी, आजकल तो हर किसी के लिए डायबिटीज बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, किसी का फैमिली हिस्ट्री है। प्रिवेंशन क्या है, प्राइमरी है मीन्स हेल्दी डाइट रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, वेट कंट्रोल वगैरह रखो, और सेकेंडरी में आपने अर्ली डायग्नोसिस करना है, डाइट थेरेपी लेनी है, और आपने इंसुलिन की ड्रग्स भी लेनी है। और टर्शियरी के अंदर क्या होता है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रिहैब। इसके बाद में रिस्क फैक्टर क्या होता है, नॉन मॉडिफाइबल मीन्स इंक्रीजिंग एज की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, ये 3 तो इसके कॉमन थे। मॉडिफाइड मीन्स ओबेसिटी की वजह से हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, मीन्स आप एक जगह बैठे रहते हो, हाई फैट डाइट है, लो फाइबर डाइट है, अल्कोहल है, कॉम्प्लिकेशन, रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। अभी ओबेसिटी आती है और हाइपरटेंशन आती है। तो उसके बाद में हमारे पास कुछ डिजीजेज रहती हैं, लाइक ओबेसिटी आप देख लीजिए, जिसके अंदर क्या है, अकुमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है बॉडी के अंदर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, फास्ट फूड, ओवर ईटिंग की वजह से होता है। नॉन मॉडिफाइड के अंदर क्या होता है कि एज, फीमेल सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स की वजह से आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइक मॉडिफाइड वो होता है जिसको हमने चेंज किया अपने हिसाब से, नॉन मॉडिफाइड हमने कोई चेंज नहीं किया। कॉम्प्लिकेशन टाइप 2 डायबिटीज, जो हाइपरटेंशन है, या फिर जो आपके गोल स्टोन्स हैं, और सर्टेन कैंसर्स में भी। BMI कैसे निकालते हैं हम, वेट अपॉन में हाइट का, वेट केजी में होना चाहिए, हाइट जो है होता है मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, दोनों को डिवाइड करके। अब ये नॉर्मल BMI के क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं। और उसके बाद में प्रिवेंशन, बैलेंस डाइट का यूज़ करो, शुगर और फैट का आपको कम यूज़ करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन होता है, हेल्थ एजुकेशन। अब हमारे पास कुछ हाइपरटेंशन के अंदर मेजर्स दे रखे हैं, ये बहुत इजी डिजीजेज हैं। सो हाइपरटेंशन के अंदर आपने याद रखना है कि एलिवेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इसके भी 2 कॉजेज होते हैं, मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड। नॉन मॉडिफाइड तो वही है जो कि आपकी फैमिली हिस्ट्री से चलती आ रही है, या फिर हिस्ट्री ज़्यादा है, या फिर मतलब हिस्ट्री है लेकिन आपकी जेनेटिक्स के अंदर है, या फिर मतलब इंक्रीजिंग एज है। मॉडिफाइड के अंदर भाई आप ओबेस हैं,
आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हैं हेडेक, डिज़ीनेस, फटीग, ब्रेथलेसनेस और बहुत सारे पेशेंट तो इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। प्रिवेंशन मीन्स आपने क्या करना है, सॉल्ट इंटेक कम करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है। कुछ हाइपरटेंशन के पॉइंट्स हमने पहले ही देख लिए हैं। उसके बाद में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज आती है, जिसके अंदर क्या होता है कि नैरोइंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की। स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, टेंशन की वजह से, डायबिटीज, ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स एंजाइना, माइकार्डियल इंफार्क्शन, एरिथमिया एंड हार्ट फेलियर एंड सडन कार्डियक डेथ। प्रिवेंशन, हेल्दी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। नॉन जो आपके नॉन कम्युनिकेबल है उन सब में प्रिवेंशन सेम होते हैं। ओके, उसके बाद में कैंसर आती है। कैंसर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या है कि अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की, जो कि कहीं पे भी जाके इन्वेड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। अब टोबैको की वजह से ऑरल कैंसर, लंग कैंसर होता है, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर, हेपेटाइटिस बी की वजह से लीवर कैंसर, एबेस्टोस की वजह से। एबेस्टोस क्या होता है, सब्सटेंस ही तो होता है। उसके बाद उसके लिए हमारे पास मिसेथेलोमा एंड आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया, सनलाइट की वजह से स्किन कैंसर, अल्कोहल की वजह से लीवर एंड इसोफेजियल कैंसर। रिस्क फैक्टर्स कुछ इसके एज है, स्मोकिंग, अल्कोहल है, वार्निंग्स हैं, मीन्स आपने क्या करना है, चेंज इन बाउल या फिर ब्लैडर हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है कैंसर। नॉन हीलिंग अल्सर्स की वजह से होता है, लंप और द थिकनिंग एंड डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, चेंज इन द वाटर एंड द मूड। और उसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंशंस करने हैं, आपने टोबैको यूज़ करनी नहीं है, हेल्दी डाइट यूज़ करनी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी, हेपेटाइटिस बी का यूज़ करना है। ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद में एपिडेमिक डिजीज एक्ट आता है, जो अमेंडमेंट्स हैं जो कि 2020 में लागू हुआ था, 2020 में लागू हुआ था, मतलब कि ये क्या है, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करना, मतलब डॉक्टर्स के प्रिवेंशन के लिए एक एक्ट बनाया गया था एपिडेमिक के टाइम पे। कोई भी अगर कोई भी वायलेंस करता है आपके साथ, हिंसा का व्यवहार करता है, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। जो भी हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह को डैमेज करेगा तो भी उसे पनिशमेंट मिलेगी। और गवर्नमेंट क्या है, स्पेशल कंट्रोल मेजर्स ले सकती है अगर डॉक्टर्स के साथ या फिर क्लिनिक्स में ऐसा कुछ होता है, तो प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द डैमेज हेल्थ केयर प्रॉपर्टी। और जो भी कंपनसेशन है, जो भी उसका लॉस हुआ है, उसे कंपनसेट करना। तो ये था हमारा कंप्लीट जनपद उद्वंश। इसके अंदर हमने सारे डिजीजेस कुछ पढ़े हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट तो मैंने स्किप भी किया है, आई नो दैट। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर पीडीएफ यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम।